Hello students, welcome to our an amazing channel SR Academy। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा जिसमें हम साउंड के आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ऑलरेडी साउंड के बेसिक्स और साउंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ चुके हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे सारे हमारे साउंड के एप्लीकेशन के बेस पे कि हम साउंड के यूजेस से क्या-क्या चीजें कर सकते हैं और कहाँ पे हम साउंड का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किन-किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ साउंड के बारे में देखा था। जिसमें हमने साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या था, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और जिसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। उसके बाद हमने वहां पे फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को समझा था जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं और जिसकी एसआई यूनिट है हमारी हर्ट्ज। देन हमने वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में एम्पलीट्यूड के बारे में देखा था। एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। नेक्स्ट हमने वहां पे टाइम पीरियड के बारे में बात की थी जिसमें हमने ये देखा था कि टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं और उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। एंड लास्ट हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक में देखा था किसके बारे में, वेलोसिटी, जिसको वी से डिनोट करते हैं और जिसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो वहां पे हमने साउंड के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो देखी थी। वो कौन कौन सी थी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। इसके साथ साथ हमने वहां एक फॉर्मूले को भी देखा था कि वेलोसिटी बराबर होती है किसके, लैम्डा अपॉन में टी के। और वही वेलोसिटी बराबर होती है हमारी लैम्डा अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय न्यू के। और इसी इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन भी बोलते हैं, वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी प्रीवियस लेक्चर की थ्योरी। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी और उसमें हमें क्या क्या समझने को और देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इसी लेक्चर को इन टॉपिक्स के आगे से कंटिन्यू करेंगे और अपने आज के लेक्चर को फिर फिनिश करेंगे। अब बारी आती है आज के लेक्चर के टॉपिक्स के बारे में कि हम अपने आज के लेक्चर में क्या-क्या पढ़ेंगे। हम अपना प्रीवियस लेक्चर का सारा रिकॉल कर चुके हैं ताकि अब हम उसको भी अपने माइंड में लेके चले। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगर आज के लेक्चर के बारे में देखें कि आज हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोनिक बूम के बारे में कि सोनिक बूम क्या होता है। उसके बाद जैसे हमारे पास लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ होता है वैसे ही हम साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। इको क्या होता है उसको समझेंगे। रिवर्बरेशन के प्रोसेस को क्या पढ़ेंगे। साथ ही साथ रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब हर एक एनिमल्स की जो रेंज होती है सुनने की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे कुछ एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की रेंज के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हियरिंग एड, ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक होने वाला है। तो आज हम टोटल अपने इन्हीं 6 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा सोनिक बूम, देन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, थर्ड है हमारा इसमें इको, फोर्थ हो गया रिवर्बरेशन, फिफ्थ हो गया हमारा रेंज ऑफ हियरिंग और लास्ट है हमारा आज का टॉपिक हियरिंग एड्स। तो अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आज के चैप्टर लेक्चर को फिनिश करेंगे।
सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का क्या, सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है, देखो जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, बुलेट्स होती है, रॉकेट्स होती है, उनमें से कैसे बहुत ज्यादा स्पीड्स पे निकलते हैं और जब वो स्पीड में तेजी से फ्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां से बहुत तेज आवाज सुनने को मिलती है। तो क्या बोला गया इसमें, सम एयरक्राफ्ट्स, बुलेट्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। जो हमारी एयरक्राफ्ट्स हो गई, बुलेट्स हो गए और रॉकेट्स हो गए, उनके पास कैसे की स्पीड होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है, जिसकी वजह से वॉइस आती है बहुत तेज से जिसे हम सुन पाते हैं। सुपरसोनिक refers to the speed of an object which is greater than the speed of sound and it produces extremely loud sound waves called shock waves in air। देखो सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, सुपरसोनिक का मतलब होता है हमारा जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होती है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हो गए, बुलेट्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, ये सारे कैसे सुपरसोनिक, मतलब इनकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से भी तेज है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाउड लाउड साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं वेव्स को हम क्या बोलते हैं, शॉकर वेव्स भी बोलते हैं। सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइस कॉज्ड बाय शॉक वेव्स। जो सोनिक बूम होता है वो एक तरीके का एक्सप्लोसिव नॉइस होता है, बहुत तेजी से होने वाला शोर होता है, जो किसकी वजह से होता है, शॉक वेव्स की वजह से होता है। इसी तरीके से इट एमिट्स ट्रिमेंडस साउंड एनर्जी विच कैन शैटर द ग्लास पेन्स ऑफ विंडोज। मतलब ये जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो आसानी से शैटर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं किसी भी विंडोज की ग्लासेस को। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ सोनिक बूम के बारे में देखा कि जो सोनिक बूम है वो कितना ज्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सोनिक बूम कुछ भी नहीं है, सोनिक बूम हमारा एक तरीके का नॉइस है, एक तरीके का शोर है, जो सिर्फ और सिर्फ शॉक वेव्स की मदद से होता है। और वो शॉक वेव किससे प्रोड्यूस होती है, वो शॉक वेव प्रोड्यूस होती है हमारी एयरक्राफ्ट से, बुलेट से, रॉकेट से। क्यों, क्योंकि जो उन स्पीड होती है इन ऑब्जेक्ट्स की वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है, जिसकी मदद से बहुत ज्यादा शोर वाली लाउड साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम हमने क्या रख रखा है, शॉक वेव्स जिसे कहते हैं। और ये शॉक वेव्स हमारी इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं कि आराम से हमारा जो किसी भी ग्लास का विंडो होगा वो टूट सकता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सोनिक बूम कितनी ज्यादा लाउड और नॉइसी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इसी में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जैसे हम लाइट में देखते हैं, लाइट में जो लॉ होता है लाइट का वो क्या होता है कि हमारे पास एक सरफेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम लाइट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो लाइट उस सरफेस पे इंसिडेंट करती है, यानी वो लाइट आएगी सरफेस से टकराएगी और टकराकर रिटर्न हो जाएगी, और इस रिटर्न वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब पहले लाइट आई, इंसिडेंट करती है सरफेस पे, वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और हम ये देखते हैं
कि जो हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो हमेशा कैसा रहता है? इक्वल रहता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है वो किसी भी सरफेस से क्या करता है? इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा क्या बोलता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के अंदर कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइट के कंपैरिजन में ही उसने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझाया गया है। देखो, लाइक लाइट, जैसे लाइट में हम देखते हैं कि लाइट का इंसिडेंट रे आती है, वो सरफेस से टकराती है और वहां से बाउंस बैक हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी तरीके से भी साउंड ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस। इसी तरीके से जब हमारा साउंड किसी सरफेस पे आता है तो वो भी वहां से क्या हो जाता है? बाउंस बैक हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में क्या बोला गया है? इस पिक्चर में ये बोला गया है कि देखो, यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर एक साइड पे क्लॉक को रख रखा है, देन एक पाइप का यूज करा है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने ईयर को लगा रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लॉक से साउंड प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस करते हुए आगे की साइड जाएगी। ये जो हमारी वॉल है इससे टकराएगी और टकरा के बाउंस बैक होते हुए किधर की तरफ जाएगी? ईयर की तरफ, जिससे हमें वो क्या आएगी? सुनने में आएगी। मतलब साउंड गई, क्लॉक से साउंड निकली, वो जाकर के वॉल से टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट करी और रिफ्लेक्ट करके वो साउंड जो कहाँ तक पहुंची? हमारे कानों तक, जिससे हम अपने क्लॉक की वॉइस को सुन पाते हैं। तो ये है हमारा किसका कॉन्सेप्ट? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। जैसे हमने लाइट के में पढ़ा था वैसे ही हमारा साउंड में भी है कि जब अगर लाइट सरफेस पे जाकर के टकरा के बाउंस बैक होती है तो जो साउंड की वेव्स हैं वो भी किसी भी सरफेस पे जाएंगी, वहां से टकरा करके बाउंस बैक होकर के हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल है वही हमारा फॉलो होता है किसमें भी? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हमारे पास लॉ थे, उसमें क्या था? द इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ पे साउंड के बारे में बात हो रही है, तो द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड रे यानी यहाँ पे साउंड में द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल, ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। वहां पे हमने किसके बारे में देखा था कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। लेकिन अगर ये हमारा साउंड का कॉन्सेप्ट है तो साउंड में हम कहेंगे कि इंसिडेंट साउंड वे, रिफ्लेक्टेड साउंड वे और जो नॉर्मल है ये हमारा तीनों सेम प्लेन पर लाए करेंगे।
नेक्स्ट हमने देखा था लाइट में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ये हमारा साउंड का कॉन्सेप्ट है। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। मतलब यहाँ पे इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड किसको बोला गया है, देखो ये हो गया हमारा यहाँ से साउंड वेव आई, देन दिस इज नॉर्मल, और यहाँ से हमारी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो जो ये वाला यहाँ पे हमारा एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से वो हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ये हमारी साउंड के बारे में बात हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साउंड वेव, और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड वेव। तो ये हुई बात किसकी, हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, जिसमें हमने दो लॉ के बारे में देखा। वो क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और जो नॉर्मल है वो हमारे सेम प्लेन पर लाई करेंगे। इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ये दोनों भी हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इको के बारे में। इको क्या होता है, तो इको क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इको की डेफिनेशन। द रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। इको हम लोग अपने नॉर्मल रूम्स में देखते हैं कि जैसे हमारा कोई रूम ओपन बंद है, खाली है, उसमें किसी भी तरीके कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता, अगर हम किसी भी कुछ भी बोलते हैं तो वहां पे हम नोटिस करते हैं कि जो हमारी वॉइस है वो गूंजती है। तो वहीं पे बोल रखा है इको में होता है। या फिर इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है, पहाड़ों पे अगर हम जाके अपने वॉइस, अपने नाम को पुकारते हैं, हम लोग वहां पे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। अगर हम अपने नाम को पुकारते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी नाम है वो बार बार रिपीट होकर आ रहा है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो इको प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हमारी साउंड वेव किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे जो हमारी साउंड है वो कंटिन्यू टाइम्स क्या होती है, रिपीट होती है, और इसी रिपीटिशन ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अब क्या दिया गया है, वी कैन हियर इको व्हेन देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इन ओरिजिनल साउंड एंड इको रिफ्लेक्टेड साउंड। मतलब जो भी हम अपनी इको की वॉइस को रिपीटेशन में सुनेंगे तो वो कितने टाइम के बाद रिपीटेशन होगा, 0.1 सेकेंड के बाद। मतलब अगर हम पहाड़ पे चढ़ करके अपने वॉइस, अपने नाम को पुकारते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा नाम है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, उसमें इको देखने को मिलती है, लेकिन वो कितने टाइम के बाद रिपीट होना शुरू होता है, 0.1 सेकेंड के बाद। मतलब अगर हमने फर्स्ट टाइम अपने नाम को वहां पे पुकारा तो उसी के जस्ट 0.1 सेकेंड के बाद से जो हमारे नाम है वो रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन ऑफ साउंड देखने को हमें वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट दे रखा है इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हार्ड सरफेस। इको कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारा साउंड रिफ्लेक्ट करता है किसी हार्ड सरफेस से। जैसे वो हमारा ब्रिक वॉल हो सकता है, मतलब ईंट की दीवार हो सकती है, माउंटेन हो सकता है। तो ये सारे हमारे हार्ड सरफेस है जिनसे हमारी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के क्या प्रोड्यूस करती है, इको। एज सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू एब्जॉर्ब साउंड, अगर वो हमारा सॉफ्ट सरफेस होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा साउंड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे हम अगर देखें, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम वहां पे कर्टेन्स लगा लेते हैं, सोफा वगैरह में हम कुशन्स का यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो हमारा वो सॉफ्टनेस जो सरफेस होता है वो किसी भी तरीके की साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो ज्यादा टाइम रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती और हमें इको देखने को
नहीं मिलती। तो इको में हमेशा याद रखना है, इको तब प्रोड्यूस होगा जब भी हमारी साउंड वेव किसी भी हार्ड सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी और मल्टीपल टाइम्स हमें क्या सुनने को मिलेगी? साउंड सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, मतलब कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी इको को सुनने के लिए। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें पता है कि जो स्पीड होती है किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर होती है। अब हमसे पूछा गया है कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए इको को सुनने के लिए। हमें एक चीज और पता है कि जो साउंड की स्पीड होती है एयर के अंदर वो कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू में हमसे डिस्टेंस पूछा गया है तो हम डिस्टेंस को डिस्टेंस रख देंगे। और टाइम हमें पता है कि इको में 0.1 सेकेंड के बाद क्या होता है? रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? 344 इंटू में 0.1, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 34.4 मीटर। तो ये हमारा वो डिस्टेंस हो गया कि इतनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए क्या? इको सुनने के लिए। अब एक चीज और यहाँ पे आती है कि जो इको है वो होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब मानो एक सरफेस पे क्या हुआ? साउंड आई, साउंड आके रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो ये जो हमारी रिफ्लेक्ट होकर के वॉइस आती है ये पूरी डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे ये बोला गया है इको कल किस कंडीशन में प्रोड्यूस होगी? मानो ये हमारे पास हार्ड सरफेस है, साउंड वेव आई, आकर के रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो रिफ्लेक्शन जब वो हमारी यहाँ पे हिट करेगी, जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी तो हमारी इको प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमारे पास ये जो डिस्टेंस दे रखा है 34.4, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है पूरे का। मतलब साउंड वेव आएगी, आके टकरा के जाएगी। तो ये यहाँ से आने से और टकराने से ये दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना है? 34.4। लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिससे इको प्रोड्यूस हो। और इको कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारी साउंड रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करती है मतलब टकरा करके रिफ्लेक्शन शो होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट आएगी और सरफेस पे हिट करेगी। यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ? इको। मतलब हमें पूरी डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो ये हमें वो डिस्टेंस मिलेगी कि जब हमें इको प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे। तो वो डिस्टेंस क्या है? वो है हमारा 17.2 मीटर। यानी 17.2 मीटर तो हमें एक्चुअली में लेंथ चाहिए ही चाहिए किसी भी इको को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है कि स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। हमें ये भी पता है कि जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। कितने टेम्परेचर पे? 22 डिग्री सेल्सियस में देखी जाती है। टाइम हमें पता है कि 0.1 सेकेंड के बाद जो हमारा इको है वो रिपीट होना स्टार्ट होता है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड 0.1 सेकेंड के बाद शुरू होती है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 34.4 मीटर। लेकिन हमें रिफ्लेक्टिंग डिस्टेंस बतानी है सरफेस पर जब आकर वो हिट करेगी तो वो कितनी होगी? 34.4 का जब हम हाफ करेंगे तो वो हो जाएगी 17.2 एट 22 डिग्री सेल्सियस।
अब हमारे पास थंडर का एग्जांपल दे रखा है, मतलब जो बिजली कड़कती है, तो वहां पे हम देखते हैं रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ थंडर फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज क्लाउड्स एंड टू द अर्थ। मतलब जो हमें वो बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, वो भी क्या है, वो है हमारा एक तरीके का इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसमें जो हमारा थंडर की साउंड होती है वो रिफ्लेक्ट करती है मल्टीपल टाइम्स, किसके की सरफेस से टकरा के, क्लाउड्स की सरफेस से टकरा के अर्थ, या फिर अर्थ की सरफेस से टकरा के। तो ये हो गया हमारा रोलिंग ऑफ थंडर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे होता है हमारा इको वाला टॉपिक फिनिश, जिसमें हमने इको के बारे में देखा। इको क्या होता है, इको हमारा मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो हमारी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इको करने के लिए मिनिमम कितने डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है हमारी 17.2 मीटर। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा क्या, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को हम ऐसे बोलेंगे। रिवर्बरेशन की डेफिनेशन क्या बोलेगी, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस मतलब मौजूदगी, या फिर ये बोलो कि जो हमारी साउंड है बड़े बड़े हॉल्स में, वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन के बाद उसमें क्या रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। किसकी वजह से, वॉल्स और सीलिंग से टकराने की वजह से। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन बोलेंगे। अगर हम रिवर्बरेशन को समझे दोबारा से, देखो रिवर्बरेशन हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे हम इको में देख रहे थे कि इको में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से मल्टीपल टाइम्स हमारी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो रिवर्बरेशन भी हमारा वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा कि अगर हमारा जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मान लो वहां पे स्पीकर हो गया या टीवी हो गई, उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होने के बाद हमने उस सिस्टम को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद भी हम देखते हैं कि जो उसकी आवाज है वो लंबे टाइम तक उसी रूम में या फिर उसी फ्लोर पे बनी रहती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, बड़े हॉल में साउंड की परसिस्टेंस मतलब साउंड की मौजूदगी लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि जो वहां पे साउंड की वेव्स हैं वो हमारी वॉल से रिफ्लेक्ट हो सकती है, सीलिंग से रिफ्लेक्ट होती है, और साथ ही साथ हॉल की फ्लोर से रिफ्लेक्ट होती है। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो हमारी वॉइस है या फिर जो हमारी साउंड है वो लंबे टाइम तक उसी एरिया में बनी रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, इफ रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, अगर हमारा जो रिवर्बरेशन है वो बहुत ज्यादा लंबा होगा, तो साउंड कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड होने लगेगी, कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। तो इससे हमारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहां पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हमें सुनने को मिलेगी, और एक टाइम के बाद हर एक साउंड दूसरे साउंड पे ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगी। तो हम वहां से अपने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को पता नहीं लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स। अब हम कैसे इस रिवर्बरेशन को बड़ी-बड़ी हॉल्स में या फिर ऑडिटोरियम में कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे? पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड आर पुट ऑन वॉल्स एंड सीलिंग टू एब्जॉर्ब साउंड। हम क्या करेंगे? पैनल्स को बनवाएंगे और उनको सीलिंग्स में और फ्लोर्स में लगाएंगे ताकि वो अगर सॉफ्ट देखो, पैनल्स का काम क्या होगा, वो एक फाइबर के बोर्ड होंगे जिसको हम वॉल पे सीलिंग पे लगाएंगे। वो हमारा एक सॉफ्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा जिससे जो हमारी साउंड जितनी भी प्रोड्यूस होगी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बड़े बड़े कर्टन्स को लगा देंगे डोर्स पे विंडोज पे, जिससे क्या होगा वो हमारे उसी सॉफ्ट सरफेस पे आकर के एब्जॉर्ब होना शुरू कर देगी। कारपेट्स को यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, फ्लोर्स में। कारपेट क्या होता है, कारपेट भी हमारा एक तरीके का सॉफ्ट सरफेस है जिसकी मदद से हमारी साउंड वहां पर भी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी सीट्स होंगी बड़ी बड़े ऑडिटोरियम्स की, बिग हॉल्स की, उनके जो मटेरियल होंगे वो भी ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जिससे हमारी साउंड क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे हमें बस कुछ भी नहीं करना है, अगर हमें रिवर्बरेशन को कम करना है, रिवर्बरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए हमें वहां पे ऐसी चीजों का यूज करना है, ऐसे सरफेसेस सॉफ्ट सॉफ्ट यूज करने हैं कि जो हमारी साउंड है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। तो ये हमारा इसमें का इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम किन मेथड्स का यूज करते हैं। तो वहां पे हमें मेथड पता होना चाहिए कि हम पैनल को यूज करते कहाँ लगाते हैं पैनल्स को, सीलिंग पे और वॉल्स पे, साथ ही साथ बड़े हैवी हैवी कर्टन्स का यूज करते हैं विंडो डोर्स पे, और हम वहाँ पे कारपेट्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम सीट को उन मटेरियल से बनाते हैं जिससे हमारी साउंड एब्जॉर्ब हो सके। अब हमारे पास एप्लीकेशंस है किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो यहाँ पे अब हम अपनी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हमारे पास इसमें क्या गिवन है, वो ये है कि जो हमारे मेगाफोन होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, बल्ब हॉर्न्स होते हैं, ट्रम्पेट्स हो गई, शहनाई हो गई, इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन पे अपनी साउंड को स्प्रेड करें। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मेगाफोन का जो एरिया दे रखा है उससे हम देखेंगे कि जो हमारी साउंड है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। वहीं अगर हम किसके बारे में देखें, नीचे हॉर्न में देखें, तो हॉर्न में भी हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखने को मिल रही है। तो मेगाफोन और लाउड स्पीकर, बल्ब, शहनाई, इन सबको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि वो कैसे कि साउंड को बाहर की तरफ फैलाए, जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पे हो, बिना इधर उधर ऑल अराउंड स्प्रेड किए हुए। देखो, और ये जितने भी हमारे मेगाफोन्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, बल्ब हॉर्न्स होते हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में हम ये देखते हैं कि इनके पास एक फनल ट्यूब होती है। ये हमारे पास क्या है, एक फनल ट्यूब सी तो है। इस फनल ट्यूब में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स होती है जो रिपीटेडली क्या होती है, बाहर ऑडियंस की तरफ, जिससे हमें आसानी से वो सुनाई दे। साथ ही साथ इन दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एड्स अप टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर और बल्ब बॉन्स होते हैं उसमें हमारा एम्पलीट्यूड भी ऐड ऑन होता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड, हमें पता है कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, हमारी बढ़ने को दिखेगी।
नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एप्लीकेशन ऑफ साउंड में स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हम लोगों ने डॉक्टर्स के पास में भी देखा है, जिससे वो क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं। लंग्स के प्रॉपर जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉपर अच्छे से वो हमारा निकल पा रहा है लंग से, वो हम चेक करते हैं। तो स्टेथोस्कोप में भी हम देखते हैं कि वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखने को मिलती है। ये कैसे का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं क्या करने के लिए, लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी हमारी हार्ट और लंग से साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको सुनने के लिए। तो कैसा क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है हार्ट बीट की, वो रीच करती है डॉक्टर के ईयर से बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन द रबर ट्यूब ऑफ स्टेथोस्कोप। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्लैक कलर की हमारी ट्यूब होती है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रबर ट्यूब। अब क्या होता है, जब हम इस स्टेथोस्कोप के सर्कल वाले रीजन को अपने हार्ट बीट वाले रीजन पे पुट करते हैं, डॉक्टर पुट करते हैं, तो वहां पे जो हार्ट बीट से साउंड प्रोड्यूस होती है वो इस रबड़ के अंदर से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होते हुए स्टेथोस्कोप के ईयरबड से डॉक्टर को सुनाई देती है। तो स्टेथोस्कोप के अंदर भी हम क्या देखने को मिल रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशन में, साउंड बोर्ड। तो साउंड बोर्ड क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होती हैं, उसमें साउंड को एब्जॉर्ब किया जाता है उनकी वॉल से, सीलिंग से और सीट्स के थ्रू। सो अ कर्व्ड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर्स। तो हम क्या करते हैं, एक साउंड बोर्ड होता है जो कर्व्ड शेप में होता है, उसको हम पीछे प्लेस कर देते हैं स्पीकर्स के, सो दैट दिस सो दैट हिज स्पीच कैन बी हियर्ड इजिली बाय ऑडियंस। ताकि अगर कोई वहां पे स्पीच दे तो उसकी आवाज आसानी से ऑडियंस तक पहुंच जाए। दिस साउंड वेव वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो, जैसे हम लोग रिवर्बरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए वहां पे एक मेथड का यूज कर रहे थे, जिसमें हम क्या लगा रहे थे, ऐसे मटेरियल्स को लगा रहे थे जो सॉफ्ट हो, जिसकी मदद से जो हमारी साउंड हो वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी जो हमारा ये साउंड बोर्ड है वो क्या करता है, वो कर्व्ड होता है। वो जितनी भी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, ताकि अगर वहां पे कोई भी पर्सन स्पीच कर रहा हो तो उसकी वॉइस आसानी से ऑडियंस तक पहुंच जाए और सारे वर्ड्स वगैरह जो भी होंगे वो उनको क्लियर सुनाई दें। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, इसमें द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर मेड कर्व। जो हमारे कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं, जहाँ पे हमारे काफी तरीके से कॉन्सर्ट देखने को मिलते हैं, हम देखेंगे कि जो उसके ऊपर की सीलिंग होती है, यानी जो छत होती है, वो हमेशा कर्व्ड होती है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड बनाने का रीजन ये है कि वहां पे अगर हम साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो बार बार रिफ्लेक्ट होकर के हो सकता है ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप करने की वजह से सुनाई ना दे। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सर्ट हॉल्स की जो छतें होती है उनको कर्व बनाते हैं, ताकि जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी वो उससे सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर के आसानी से हॉल के हर एक पार्ट पे फैले, जिससे ऑडियंस को आसानी से वॉइस सुनाई दे। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब सुनने की क्षमता, कितनी कितनी रेंज होती है किसी भी पर्सन की सुनने की। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग में जो ह्यूमन की रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पे हमें देखो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो हमारे ह्यूमन की रेंज होती है सुनने की वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हमारी रेंज होती है किसकी, ह्यूमन की। अगर साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज से कम है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, और अगर साउंड की रेंज हमारी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमारी साउंड की रेंज ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही
होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या बोला गया है, चिल्ड्रन यंगर देन 5 इयर्स एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। मतलब जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल से छोटे होते हैं, और जो हमारे डॉग्स होते हैं, वो कितनी रेंज तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। The sounds of frequency lower than 20 hertz are called infrasonic sound। देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और वहीं अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये हो गई हमारी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में, कि इंफ्रासोनिक क्या होगा, अगर कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसे हम इंफ्रासोनिक बोलेंगे। वहीं अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो उसे हम कौन से साउंड बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की रेंज कितनी होती है सुनने की? वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन जो हमारे 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं और जो हमारे डॉग्स होते हैं वो उनकी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 25 किलो हर्ट्ज तक सुनने में रेंज होती है। अब वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है जब वो वाइब्रेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक कि जो हमारे राइनोसोरसेस होते हैं, वो जो हमारे राइनोसोर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से भी कैसी होती है? कम होती है। बल्कि एलिफेंट्स और व्हेल्स होते हैं वो भी कैसे की साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा अर्थक्वेक आता है यानी जो भूकंप होता है वो भी कैसे की साउंड प्रोड्यूस करता है? इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। बिफोर शॉक वेव्स, मतलब शॉक वेव प्रोड्यूस होने से पहले वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इंफ्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। विच सम एनिमल्स कैन हियर एंड गेट डिस्टर्ब। जो आसानी से हमारे कुछ एनिमल सुन सकते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आने की संभावना पहले से ही हमारे कुछ एनिमल्स को सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो कैसे साउंड्स को सुनते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन पाते हैं। ऐसे ही हमारा रेंज ऑफ हियरिंग में थर्ड पॉइंट क्या है? वो है द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलेंगे। जैसे हमारे डॉग्स हो गए, porpoises हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, बैट्स, चमगादड़, रेड्स, चूहे हो गए, ये सारी कौन सी साउंड्स को सुन पाते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन पाते हैं। वहीं बैट और रेड यानी चमगादड़ और चूहे कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन से एनिमल्स जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कौन से एनिमल्स हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और इनके जो एग्जांपल्स है वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। वो क्या है? हियरिंग एड। तो हियरिंग एड क्या होती है? हियरिंग एड होती है एक तरीके का हमारा एक डिवाइस होता है, जिसको हम जो सुन नहीं पाते हैं उन पर्सन्स के कानों में फिट किया जाता है। तो क्या बोला गया है? इट इज बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारा बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो पर्सन्स यूज करते हैं ताकि वो सुन सके। मतलब देखो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें चीजें सुनाई नहीं देती है, या फिर हम ये देखेंगे कि ओल्ड एज में हम ज्यादातर अपने दादी नाना नानी वगैरह को देखते हैं कि उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको एक छोटा सा डिवाइस देते हैं और उनको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम्हें अपने ईयर्स में पुट करना है ताकि तुम चीजों को सुन पाओ। तो यहाँ पे भी हियरिंग एड क्या है? ये एक तरीके का बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो पर्सन यूज करते हैं चीजों को सुनने के लिए। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोफोन होता है वो कन्वर्ट कर देता है साउंड को किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। देन दूज आर एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर, जो हमारा एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाइड होगा। मतलब जिससे एम्पलीफायर है तो इसका काम क्या होगा? ये एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा जिससे जो वो है वो लाउड सुनाई दे। तो एम्पलीफाइड सिग्नल्स क्या होंगे? सेंड होंगे स्पीकर को, हियरिंग एड के, जिससे जो स्पीकर है वो कन्वर्ट करेगा उन सिग्नल को किसके अंदर? जिस साउंड के अंदर, जो आसानी से हमारे कान जिसको सुन पाए और हम उसको क्लियरली हियर कर पाए, बिना कोई ब्लरनेस के, बिना कोई ओवरलैपिंग ऑफ साउंड के। तो हियरिंग एड कुछ भी नहीं है। हियरिंग एड हमारा एक डिवाइस है जिसको हम सुनने के लिए यूज करते हैं। ये ज्यादातर वो पर्सन यूज करते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको कम सुनाई देता है, तो वहां पे हम हियरिंग एड मशीन का यूज करते हैं, जिसके यूज से हम क्या देखते हैं कि जो उसके अंदर माइक्रोफोन फिट होता है, वो माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर एम्पलीफायर के पास जाता है, एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाइड करता है। एम्पलीफाइड होने के बाद वो सिग्नल क्या करेगा? हमारा स्पीकर तक पहुंचेगा हियरिंग एड के, और वो स्पीकर उस एम्पलीफाइड सिग्नल को किसमें चेंज कर देगा? साउंड में चेंज कर देगा, और ताकि वो साउंड हमारे कानों के थ्रू आसानी से सुनने को आए। तो यहाँ पे होता है हमारा हियरिंग एड का कॉन्सेप्ट फिनिश, और साथ ही साथ यहाँ पे होता है हमारे लेक्चर के सारे टॉपिक्स कवर। अब हम क्या करेंगे, हर एक लेक्चर, इस लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समराइज करेंगे, और उसके बाद हम अपने चैप्टर लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करेंगे। अगर हम आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें, आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में किस कॉन्सेप्ट को समझा है, वो है हमारा आज के लेक्चर का सोनिक बूम। जिसमें हमने ये देखा कि जो सोनिक बूम होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करने वाले साउंड वेव्स होते हैं, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे एयरक्राफ्ट की वजह से, रॉकेट्स की वजह से और बुलेट्स की वजह से। सोनिक बूम होता क्या है? सबसे पहले हमने ये देखा कि सोनिक बूम वो होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होती है किससे? साउंड की स्पीड से। तो इस कंडीशन में जो हमारा साउंड नॉइज प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। उसके बाद हमने वहां पे इको के बारे में देखा। इको क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन मल्टीपल टाइम्स। जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम अपने नाम को पहाड़ पे बुलाते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारी साउंड है वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें अपना नाम कई बार सुनने को मिलता है। इको के बाद हमने वहां पे रिवर्बिरेशन के बारे में देखा। रिवर्बिरेशन क्या था? कि जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी स्पीकर से या किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या होती है? वो कुछ टाइम के बाद तक भी बनी रहती है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को स्पीकर से साउंड के प्रोड्यूस को बंद कर दे तो भी वो हमारी उस एरिया में लंबे समय तक बनी रहती है। उसी को हम बोलते हैं क्या है? रिवर्बिरेशन बोलते हैं। इसके साथ-साथ हमने रिवर्बरेशन के बाद हमने रेंज ऑफ हियरिंग के कॉन्सेप्ट को देखा कि जो हमारी हियरिंग का रेंज है वो कितनी है। तो जहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मल ह्यूमन की जो रेंज ऑफ हियरिंग है
वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज़ टू लेकर के 20 किलो 20,000 हर्ट्ज़ तक। जिसमें हमने ये भी देखा, अगर कोई भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। यहाँ पर रेंज ऑफ हियरिंग के बाद हमने एक डिवाइस के बारे में पढ़ा जिसे हम क्या बोलते हैं? हियरिंग एड। ये ऐसा डिवाइस होता है जिसको वो पर्सन यूज करते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर कम सुनाई देता है, तो वहाँ पे हियरिंग एड जैसे हम मशीन्स का यूज करते हैं ताकि उन्हें जो साउंड्स है वो आसानी से सुनाई दे। तो यहाँ पर होता है हमारा हियरिंग एड के बाद आज का लेक्चर फिनिश। मिलते हैं हम अपने आगे के लेक्चर में जिसमें हम आगे की जो एप्लीकेशंस है साउंड की उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम साउंड को इतना देर से हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, साउंड साउंड हमने एक मेन पार्ट जो है किसकी वजह से हम चीजों को सुन पा रहे हैं वो है हमारा ईयर। तो हम ईयर के जो भी कॉन्सेप्ट है उसका स्ट्रक्चर है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।